यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेपाल की जो नई एक्टिविटी चल रही है और नेपाल गवर्नमेंट जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उससे ऐसा लगता है कि नेपाल चीन के पूर्ण रूप से कब्जे में है और चीन के डायरेक्शन पर ही काम कर रहा है। यहाँ तक अपने को समझ में आता है कि नेपाल चीन के डायरेक्शन पर ही केवल नहीं, बल्कि चीन के द्वारा जितना भी उनको बताया जा रहा है, जैसे जैसे उनको डायरेक्शन मिल रहा है, जैसे जैसे उनको बातें मिल रही हैं, वैसे वो इम्प्लीमेंटेशन में उसको ला रहे हैं। अब उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी की बात की है कि हम यूएनओ में या हम भारत सरकार को ये ऑफिशियल मैप देंगे और भारत सरकार और इसकी 25,000 कॉपियाँ बाँटी जाएँगी, पूरे नेपाल के एक-एक व्यक्ति को कॉपी बाँटी जाएगी। उसके अलावा नेपाल के जितने भी डेज़िग्नेटेड पोस्ट हैं, जिन जगहों पर नेपाल अपने अपने मैप का इस्तेमाल करता है, लाइक वो फ्लैग पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उन पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो इंटरनली क्या करना चाहते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। क्योंकि नेपाल एक सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन स्टेट को ये राइट होता है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स को कैसे डील करेगा। लेकिन इंटरनेशनली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर हम कहें तो एक राइटर हुए हैं एंजिलोटी, उन्होंने पैक्टा सेंट सर्वेंडा की बात की है और पैक्टा सेंट सर्वेंडा का मतलब होता है एक बार जो पैक्ट हो जाए, इंटरनेशनली एक बार जो रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, उस बात पर सभी कंट्री बाध्य होते हैं और उनको वो फॉलो करना होता है। जहाँ तक बात वो यूएनओ की करने की कोशिश कर रहा है, तो यूएन का अपना एक मैप है और यूएन किसी भी कंट्री के किसी मैप का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे भारत ने जो मैप बनाया है उसका इस्तेमाल नहीं करता, वो चाइना ने जो मैप बनाया है उसका इस्तेमाल नहीं करता, पाकिस्तान ने जो मैप बनाया है उसका इस्तेमाल नहीं करता और इवन नेपाल जो मैप बना रहा है नया, उसका भी इस्तेमाल नहीं करता। आखिर इतने हज़ारों वर्ष की भारत और नेपाल की जो संस्कृति रही है, उस पूरी संस्कृति के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि नेपाल को अपना नया नक्शा याद आ गया या अभी तक वो भूले हुए थे? इतने वर्षों से अगर हम बहुत ज़्यादा बात ना करें तो 1947 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक 2020 तक क्या वो भूले हुए थे? क्या उनको ये पता नहीं था कि ये टेरिटरी किसकी है? या उनसे पहले की सरकारों को पता नहीं था या नेपाल के राजा को पता नहीं था, जिनकी राजशाही बाद में उखाड़ कर फेंकी गई? तो ऐसा नहीं है, सबको पता था कि कौन-सी टेरिटरी किसकी है, इसलिए नेपाल ने कभी भारत पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और वर्ल्ड वाइड चूँकि वो रिकॉग्नाइज़्ड है कि लिपु लेक और कालापानी का जो क्षेत्र है वो भारत में है, भारत उस पर पेट्रोलिंग करता है, भारत की उस पर डिफेंस लगी हुई है, भारत की वहाँ सेनाएँ लगी हुई हैं और भारत सरकार वहाँ पर एक्टिव है। भारत वहाँ पर एक्शन लेता है। चूंकि भारत वहां पर एक्शन ले रहा है, भारत वहां पर सब कुछ रिकॉग्नाइज करता है, भारत वहां पर पेट्रोलिंग करता है, इसलिए आज तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नेपाल सरकार अगर उस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहती तो वो उसका इंटरनल मैटर हो सकता है, उसका अभी तक भारत सरकार ने कोई बहुत बड़ा रिएक्शन भी नहीं दिया। भारत के स्पोक पर्सन लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो कानूनन ठीक नहीं है, वो इंटरनेशनली ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन और भारत की बाउंड्रीज की जहां बात आती है तो वहां टेरिटोरियल वहां पर बाउंड्री डिस्प्यूट दिखता है, क्योंकि मैकमोहन लाइन जो बनाई गई वो मैकमोहन लाइन का पॉइंट नहीं बताया गया कि वो कहां कहां से गुजरेगी। मैकमोहन लाइन की कोई एक लाइन नहीं बताई गई, उसका इंटरनेशनली रिकॉग्निशन नहीं था, इसलिए भारत और चीन के बीच में, खासतौर से हम भारत चीन ना कहें, भारत और तिब्बत की बात करें तो तिब्बत और भारत के बीच में चूंकि ऐसे संबंध थे और तिब्बत हमारा एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था किसी समय पर, वो चुशुल की ट्रीटी के अनुसार, उस प्रोटेक्टोरेट स्टेट होने की वजह से कोई डिस्प्यूट भारत का और उनका आया, उनका आया नहीं। और चूंकि वो ऐसा पहाड़ी क्षेत्र था, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र पर कोई ऐसा विशेष कारनामे भी नहीं होने थे। फाइनली जब कब्जा कर लिया तिब्बत पर चीन ने, तब चीन ने विस्तार करना शुरू किया और विस्तार में फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें खोज खोज कर लाते रहे और ये बताते रहे कि नहीं ये तो हमारा क्षेत्र है, ये तो तुम्हारा क्षेत्र है, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, ये होना था, ये नहीं होना था, दुनिया भर की XYABCD। इन सभी बातों पर अब विराम लगने की मुझे लगता है आवश्यकता है, यूएन को इंटरवीन खुद करना चाहिए।
और जिस प्रकार यूएन का जो मैप है, उस मैप पर आज तक किसी ने, नेपाल में खासतौर से नेपाल और भारत की बात कर रहा हूं, यूएन के मैप पर नेपाल और भारत के जो मैप जो बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज पर आज तक कभी डिस्प्यूट आया नहीं 47 से लेकर अभी तक। या फिर हम कहें कि 1945 में जब नेपाल जब यूएनओ बना था, तो तब से लेकर जो यूएनओ ने अपना मैप बनाया, उस मैप में कोई डिस्प्यूट नहीं आया। यहां तक कि गूगल वगैरह जो मैप लगाते हैं या जो बड़ी एजेंसीज मैप लगाती हैं, वो एजेंसी भी काला पानी और लिपिलेख को भारत में ही दिखाते हैं। और चूंकि वो भारत में दिखाते हैं आए हैं, और नेपाल सरकार ने कभी उस पर एबीसीडी भी नहीं कही, इसलिए मुझे लगता है कि नेपाल की ये जो हरकत है ये 100% चाइना के प्रभाव में है। और वो डिस्प्यूट खड़ा करना चाहते हैं कि जो नेपाल और भारत के जो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट हैं, संस्कृतियां जो मिली हुई हैं, संस्कार जो मिले हुए हैं, एक दूसरे के व्यक्ति इस तरह से मिले हुए हैं कि पता नहीं लगता कि ये नेपाल का है कि भारत का। अगर नेपाल के बॉर्डर के क्षेत्र की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें या इधर उत्तराखंड की बात करें, तो आप नेपाल में रहने वाला व्यक्ति उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में रहने वाले व्यक्ति में आप फर्क नहीं कर सकते कि ये कौन से प्रदेश का है, ये हिंदुस्तान का इसकी पैदाइश है या इसकी नेपाल की पैदाइश है। और उनकी संस्कृतियां, जो पहाड़ी संस्कृति है, उस संस्कृति में भी आप प्रभाव नहीं बता सकते कि वो कौन सी संस्कृति है, क्योंकि दोनों ही बाहुल्य हिंदू राष्ट्र थे। और इसलिए दोनों राष्ट्रों के बीच में एक से देवी देवता, एक सी संस्कृति, एक से संस्कार डेवलप हुए, इसलिए हमारे में कोई भेद उनमें नहीं रहा। और हमारे भेद ना होने की वजह से हमारे बीच में कभी कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं रहा। चूंकि हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा, इसलिए इस पर कोई प्रश्न ही कभी नहीं उठा। हालांकि अब केपी शर्मा ओली जब से वहां बैठे हैं, तो वो अपने जो उनकी नाकामियां हैं, जो चीन ने उनका कब्जा करके रखा है, उसको छुपाने के लिए वो लगातार भारत सरकार पर या भारत पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क चीन के प्रभाव में बता रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी है वो शिफ्ट हो जाए हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में। और चीन जो टेरिटरी ले रहा है, जैसे चीन ने हिंदुस्तान की टेरिटरी कांग्रेस के समय पर ली और कांग्रेस की वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को वो फंडिंग करते रहे, वैसे ही उन्होंने नेपाल को फंडिंग की। अभी अभी हमने देखा होगा कि उन्होंने नेपाल को कुछ प्लेन्स सप्लाई किए थे, और उन प्लेन्स में बात करते समय तो कहा था कि उस पर हम 2% का चार्ज लगाएंगे, और चीन की एक बैंक से उसको फाइनेंस भी करवा दिया। लेकिन जब नंबर आया सही से, वो प्लेन चल गए और सिविल एविएशन के थे, तो उन्होंने 8% चार्ज लगाया। नेपाल की इकोनॉमी पहले से बड़ी गड़बड़ है, इसलिए नेपाल ने वो शिप सब वो प्लेन्स बेचने की बात करने लगा। वो प्लेन बेचेगा, अपनी जमीन बेचेगा, अपनी जमीन चीन के कब्जे में दिलवाएगा, लेकिन वो चीन से आधी बात नहीं करेगा, और वो सारी चीजों को छुपाने के लिए शिफ्ट करता है बार बार हिंदुस्तान की तरफ। इसलिए हिंदुस्तान पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। कंट्रोवर्सीज पे कैसे शिफ्ट किया जाए लोगों के मस्तिष्क को, उसके लिए उन्होंने नया कि भाई अयोध्या तो भगवान राम का जन्म तो नेपाल में हुआ। अब जब भगवान राम का जब जन्म नेपाल में हुआ, ये अगर विश्व मान ले, या वो इतने हद तक कह सकते हैं कि भगवान का जन्म यहां पर हुआ और असली अयोध्या तो यहां पर है, तो वो सब भूल जाते हैं कि सरयू कहां पर है। और बाकी का जो रामायण का वृतांत है, बाकी रामचरितमानस या बहुत सारे ग्रंथ जो भारत के हैं, उन सबके वृतांत को वो कहां लेकर जाएगा और किस प्रकार से उन वृतांतों को वो रिकॉग्नाइज करेगा, ये उसके बस की बात नहीं है। इसलिए वो जिस प्रकार की भी स्टेटमेंट वहां पर दे रहे हैं, और वो केवल कंट्रोवर्सी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रकार से लोगों का ध्यान इधर उधर जाए। अब जैसे ही थोड़ा सा ध्यान कम होता है, तो उन्होंने वो यूएन की एक नई चाल छेड़ दी। उन्होंने कहा हम भारत सरकार को भी ऑफिशियली देंगे। भारत सरकार को ऑफिशियली देने की क्या जरूरत है? भारत सरकार की तो ट्रीटी है आपके साथ, और भारत सरकार की ट्रीटी में वो जो क्षेत्र हैं, जिस समय अंग्रेज बैठा था, वो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का बाकायदा लाइन बनी हुई है, नदियों के इस पार हम हैं और उस पार वो हैं। तो भारत सरकार को वो कौन से नक्शे किस खुशी में देने वाले हैं, ये समझ में नहीं आया। अगर भारत सरकार कल को अपना एक नक्शा बनाए और ये कहे कि नेपाल का आधा क्षेत्र हमारा है, नेपाल का सुंगूर की ट्रीटी के अनुसार नेपाल का आधा क्षेत्र हमारा है, जो अंग्रेजों ने 1905 में जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्र जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को दबाने के लिए, उसके बाद के आंदोलनों को दबाने के लिए, या उससे पहले के आंदोलनों को दबाने के लिए, जो नेपाल ने साथ दिया था अंग्रेजों का, उस साथ देने के एवज में उन्होंने अपनी फौजें पीछे कर ली थी, जो अनऑफिशियली पीछे हैं।
तो आज भी नेपाल का 40% अप्रॉक्स जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ऑफिशियली भारत में होना चाहिए। हालांकि भारत की उदारता यह है कि जिस समय हम स्वतंत्र हुए तो हमने जब रिन्यू किया तो रिन्यू करते समय कहा कि जहां पर यथा स्थिति है, जहां पर नेपाल बैठा हुआ है, वहां पर हम बाउंड्री सेटल करते हैं और उन स्थितियों को बदला नहीं जाएगा। अब नेपाल ने अपनी तरफ से वो ट्रीटी के अगेंस्ट में बदलना शुरू किया है और उन्होंने वो क्षेत्र लिपुलेख का या काला पानी का क्षेत्र अपने क्षेत्र में बताना शुरू किया है। अब चूंकि वो क्षेत्र को अपने क्षेत्र में बताना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जो नेहरू जी से उनका ट्रीटी हुई थी, जो संबंध हुआ था और जिसमें ये कहा गया था कि ये जो बाउंड्री है जहां पर नेपाल उपस्थित है वहीं पर हम इसको मान लेते हैं, वो भी भंग हो जाएगी क्योंकि उसी ट्रीटी के तहत हमने ये आज की बाउंड्री तय की थी। तो फिर हम पीछे सुंगूर की ट्रीटी पर चले जाएंगे और जो सुंगूर की ट्रीटी पर जाएंगे तो उस ट्रीटी पर पहुंचने के बाद उस ट्रीटी के अनुसार तो नेपाल में आज जितना क्षेत्र है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको आप आज मधेशी क्षेत्र कह लेते हैं या नेपाल विदेशी क्षेत्र कहता है और ये मानकर चलता है कि इस क्षेत्र में नेपाली लोग नहीं रहते, यानी कि पहाड़ी लोग नहीं रहते, वो क्षेत्र तो हिंदुस्तान का है उसके अनुसार। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में भारत को भी एक नया नक्शा पास कर देना चाहिए। जो पुरानी ट्रीटी हुई है उस ट्रीटी के अनुसार भारत को वहां पकड़ा देना चाहिए कि ओरिजिनली तो ये हमारी, क्योंकि आपने नेहरू जी के साथ जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी को आपने मानने से मना कर दिया और लिपुलेख और काला पानी का क्षेत्र अपने क्षेत्र में दिखाना शुरू किया, इसलिए अब नए सिरे से नेगोशिएशन होगा और आजादी से पहले चलते हैं, अंग्रेजों के समय पर चलते हैं। जो अंग्रेजों के समय पर आपका नेपाल और युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, उस युद्ध में जो बाउंड्री तय हुई थी उस बाउंड्री को हम आज मानना शुरू करते हैं। यहां से जब हम शुरू करेंगे तब ओली को कोई मैसेज जा सकता है, तब नेपाल को कोई मैसेज जा सकता है, तो नेपाल को समझ में आएगा कि आदि भूमि जो नेपाल के पास है वो भारत की ओरिजिनली भूमि है। भारत ने उदारता दिखाते हुए उस भूमि पर कभी क्लेम नहीं किया है। इसलिए ये जो स्टूपिड टाइप की थिंग्स वो करते जा रहे हैं लगातार कि हम गोरखा वहां भर्ती नहीं करेंगे। अरे भैया, आपके गोरखा हमारे यहां भर्ती होकर हमारे यहां के लोगों की जॉब छीनते हैं। आपके गोरखा हमारे यहां जब भर्ती होते हैं तो हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वहां पहाड़ी क्षेत्रों का जॉब उनको मिल जाता है। तो पहाड़ी, आप अगर कह दें कल से कि हमारा गोरखा हिंदुस्तान की फौज में शामिल नहीं होगा तो हिंदुस्तान के लोगों को तो खुशियां हो जाएंगी। तो आप कौन से बात की बात बताना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? इसलिए नई नई जो कंट्रोवर्सीज हैं उन कंट्रोवर्सी पर मुझे लगता है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ लीडर उस पर बोल रहे हैं, नेपाल की जनता भी बोल रही है, अपोजिशन के लीडर्स बोल रहे हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली ऐसे जाल में फंसे हुए हैं चीन के कि उनके मुंह से आधा शब्द नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को पुरानी ट्रीटियों का हवाला देते हुए वहां से फिर से शुरुआत करनी चाहिए। अगर यह नक्शा हमको देते हैं नया, तो भारत सरकार को भी वो पुराना नक्शा एक गिफ्ट में दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि इस पर जरा विचार करके देख लो, फिर नए सिरे से बात करेंगे। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।